हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 5 में अपन ने कंपोजिट फंक्शन को खत्म कर चुके हैं। उसका डोमेन और उसका रेंज निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चों को पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन के प्रतिलोम फलन के बारे में अपन कैसे बात करेंगे बच्चों, और इसके क्वेश्चंस आएंगे तो उसको अपन कैसे हल करेंगे। और आरबीसी की जो बोर्ड की जो बुक है 1.2 उसमें प्रतिलोम फलन के बारे में ही बात की गई हुई है। अपन थोड़ा सा उसको खींच के बड़ी 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 बातें करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नए टॉपिक के साथ और मतलब नई हेडिंग के साथ। ठीक है बच्चों, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन ठीक है बच्चों, इसे अपन हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम फलन। क्या बोलेंगे हिंदी में बच्चों? प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है बच्चों? एक दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन। क्या अपन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? प्रतिलोम फलन कोई अलग से नाम नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है तो साइन एक्स कोस एक्स, इसका ऐसे कोई एक प्रतिलोम फलन है। चरघातांकी फलन, लघु गुणे के फलन, ऐसे ही कोई एक प्रतिलोम फलन, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। प्रतिलोम फलन तो क्या है कि इस दुनिया में जितने ही फलन है क्या मैं उसका उल्टा कर सकता हूँ क्या? समझ आया बच्चों? क्या मैं उसका उल्टा कर सकता हूँ क्या? ठीक है, इनवर्स ले सकता हूँ क्या? तो वो प्रतिलोम फलन होता है। तो एक सामान्य फलन का प्रतिलोम फलन क्या अपन निकाल सकते हैं? हाँ, तो कैसे? तो ये अपन बातें आज के लेक्चर में करेंगे बच्चों। तो जैसे मान लो मेरे पास एक फलन है, माना फलन एफ एक्स ए से लेके बी में परिभाषित है। माना फलन एफ एक्स ए से बी में एक है कि वह आच्छादक फलन है। एक है कि वह आच्छादक फलन है। और सॉरी, ये क्या हुआ कि माना फलन f तो ठीक था, a से b में परिभाषित है, में एक है कि वह आच्छादक फलन है। इससे मतलब बच्चों कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन करने के लिए सबसे पहले वो अकेला होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तभी जाके मैं उसको औंधा कर सकता हूँ। अरे बच्चों, ये तो बच्चों देखो डेली अपन अपने ऊपर ही ले लो बच्चों। यदि मान लो एक टेढ़ा बच्चा हो, अकेला हो लेकिन टेढ़ा बच्चा हो, अच्छा तक नहीं हो, अंतक्षेपी हो। ठीक है, अंतक्षेपी का मतलब ऊट पटांग बच्चा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो ना। टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा मतलब ये इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है बच्चों, और उसको आप औंधे करने की कोशिश करो तो फिर वो क्या करेगा? लात घुसे चलाएगा आपके बच्चों, कहीं भी बढ़ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको अपन औंधा नहीं कर सकते हैं। और एक एक ही हो, अच्छा बहु एक एक ही हो और अच्छा हो, मतलब अच्छे हो लेकिन कई सारे हो, तो भी उनको औंधा अपन नहीं कर सकते। समझ में बच्चों? अपन कौन से फलन को प्रतिलोम फलन कर सकते हैं, कौन से फलन का प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं? कौन से का? ऐसा फलन जो एक एक ही हो और आच्छादक हो, अकेला हो और अच्छा हो, उन्हीं फलनों का अपन क्या कर सकते हैं? प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। तो मैंने माना एक फलन है एफ एक्स ए से बी में एक एक ही वह आच्छादक फलन है। ठीक है, तथा एक दूसरा फलन ले लिया मैंने, तथा एक अनदर फलन, तथा फलन जी एक्स, एक अलग फलन ले लिया जो कहां से कहां परिभाषित है? बी से ए में परिभाषित है। बी से ए में इस प्रकार परिभाषित है। बी से ए में इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार परिभाषित है। और यहाँ कंडीशन दे रहे हैं आपको। तो बच्चों कंडीशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रूप में समझाऊंगा बच्चों। बेसिक रूप में कैसे एक एक ही और आच्छादक फलन को अपन कैसे समझा देते हैं। ठीक है, चित्रण विधि से। कौन सी विधि से? चित्रण विधि से कैसे अपन समझते हैं। बहुत बेसिक सी बात है ये, केवल समझने के लिए ही पर्याप्त है बच्चों। ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए चित्रण विधि भी फेल हो जाएगी। ठीक है, बस समझाने के लिए आपको अच्छी वाली फील हो जाएगी, अच्छी वाली बस ना। चित्रण विधि ये करती है। तो देखो बच्चों मैंने क्या करा, एफ एक्स ए से बी में परिभाषित है। अब मैंने ये ए लिखा, समुच्चय ए
और ये मैंने ये बी लिखा है ना, और ये कौन सा फलन है, एफ एक्स फलन है। ठीक है बच्चों, और मैंने मान लिया कि इस ए के अंदर जो ऐसे समुच्चय में स्थित अवयव, तो ये ए में मैंने मान लिया बच्चों अवयव है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये है। ठीक है, और इसमें मैंने मान लिया बच्चों क्या है, ए बी सी डी, ये है। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन क्या करेंगे, आच्छादक के लिए एक एक के लिए क्या होगा कि समुच्चय ए में स्थित प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए में स्थित प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में अपना भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखता हो, यानी अल्फा केवल एक ही मान देता हो, इन चारों में से कोई भी एक मान अल्फा का, बीटा रखने पे भी इन चारों में से कोई एक मान। तो जैसे मान लिया मैंने अल्फा ए से ले लिया, बीटा बी से ले लिया, गामा सी से ले लिया, डेल्टा डी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इस फलन में एक्स की जगह मैं अल्फा रखूंगा तो ए मान आएगा, इस फलन में बीटा की जगह एक्स की जगह बीटा रखूंगा तो फलन का मान बी आएगा, है ना बच्चों, समझ में आया ना। इस फलन में x की जगह गामा रखूंगा तो फलन का मान कितना आएगा, सी आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों फलन का मान किस में मिलता है, इसे तो अपन बोलते हैं सहप्रांत, इसे बोलते हैं अपन प्रांत। ठीक है जो, तो आपसे कोई बोले फलन का मान मिलेगा किसमें, सहप्रांत पे, और ना, और वो जो मान मिले, मान कौन से मिले, ए बी सी डी, क्या ये सारे मान सहप्रांत में स्थित है पूरे, और सहप्रांत के अलावा, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे ई हो रहा था, ए बी सी डी ई, अब इसमें क्या है, सहप्रांत में तो है ए बी सी डी ई 5 अवयव, और फलन का जो मान आ रहा है वो आ रहा है ए बी सी डी। अब ये बराबर है क्या, नहीं, इस समय बराबर नहीं है ना, यानी पूरे के पूरे आने चाहिए, यानी सबका एनकाउंटर होना चाहिए, इस बी में स्थित जितने भी अवयव सबको मार गिराओ सबको, तो फिर वो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, आच्छादक फलन। वो कैसे कहलाएगा, आच्छादक फलन, अच्छा फलन है, क्यों, क्योंकि जितने थे सबको उड़ा दिया, डिशुम 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 डिशुम। अब इस बार यदि ये ई होता तो अब ये आच्छादक नहीं होता, ये अंतःक्षेपी कहलाता है। क्यों कहलाता, क्योंकि सहप्रांत में सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है। अब आप बोलोगे गुरुजी परिसर क्या है, अरे ये तो मैं पढ़ा चुका बच्चों, छठा लेक्चर चल रहा है, छठा लेक्चर चल रहा है ये। तो परिसर कहता है फलनों के मानों के समुच्चय को क्या कहता है, परिसर कहता है। फलनों के मान कौन से, ए बी सी डी। फलनों के मान प्राप्त कैसे होता है, प्रांत के अवयव रखने पर, प्रांत के अवयव फलन की गोद में रखूंगा तो फलन का मान आएगा, उन मानों के समुच्चय को परिसर बोलते हैं। यदि वो परिसर सहप्रांत के बराबर हो गए तो उसे आच्छादक बोलेंगे, अदरवाइज अंतःक्षेपी कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, डिशुम तो ई को उठाओ, ये कोई दिक्कत है क्या, तो आच्छादक बन गया। और एक एक के लिए क्या होना चाहिए, एक एक के लिए होना चाहिए कि प्रत्येक अवयव अपना भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखे, फलन का मान को प्रतिबिंब बोलते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो अल्फा का प्रतिबिंब ए है तो अल्फा का प्रतिबिंब ए ही होना चाहिए। अब ए मतलब ए की अकेला, ऐसा नहीं कि अल्फा का प्रतिबिंब ए भी आ रहा हो, अल्फा का प्रतिबिंब बी भी आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा बच्चों। और ऐसा भी होना चाहिए कि अल्फा का प्रतिबिंब ए आ गया, बीटा का प्रतिबिंब भी ए आ गया, ऐसा हो जाएगा तो फिर बहु एक ही हो जाएगा। समझ आया बच्चों, ये चीज समझ आए। अब इस वाले केस में देखो, ओहो बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो ये फलन कहलाएगा एक एक की और आच्छादक। ये चित्रण विधि से मैंने आपको समझाया, एक एक की आच्छादक। अब क्या बच्चे बोलेंगे सर हम अल्फा बीटा गामा क्यों लिया है, ए बी सी डी क्यों लिया है, ये तो मैं समझा रहा हूँ बस। कैसे समझा रहा हूँ कि एफ की गोदी में अल्फा बैठाऊंगा, ठीक है, अल्फा बैठाऊंगा तो मान आ रहा है मेरे पास ए, ठीक है चलो। एफ की गोदी में बीटा बैठाऊंगा तो मान आ रहा है बी, एफ की गोदी में गामा बैठाऊंगा तो मान आ रहा है सी। ऐसे मैंने मान लिया, फलन कोई सा भी हो, मान लो उसमें ऐसे बैठा हुआ, ऐसा है ना, समझाने के लिए। तो ये मान आ गया डी। समझाया बच्चों। अब इस एफ को मुझे कर्मित युग में लिखना है, किसमें लिखना है, कर्मित युग में। तो बच्चों कर्मित युग में कैसे लिखोगे, एफ मंजिला कोष्ठक ऐसे लगाओ कर्मित युग में, और ऐसे दो कॉलम बनाओगे, छोटा है ना। इसमें लिखोगे प्रांत के मान, तो प्रांत के मान अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा रखो। इसमें लिखोगे अल्फा रखने पे मान कितना आया फलन में, तो अल्फा रखने में मान कितना आया ए। फिर क्या रखोगे बीटा, तो बीटा रखने में कितना होना है बी। फिर गामा, गामा रखने में कितना होना है सी। फिर डेल्टा रखने में कितना होना है डी। तो ये हो गया एफ, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार का जो एफ फलन है ये कैसा फलन है बच्चों, ये एक एक की ओर आच्छादक फलन है। तो अब मैं इसका क्या ले सकता हूँ, इनवर्स। अब इनवर्स लेने के लिए देखो अब कहानी सुनते हैं वापिस से। तथा एक फलन है जीएस,
अब वो gx किसमें परिभाषित है, b से a में, ठीक है बच्चों। तो अब मैं gx बनाऊंगा, तो g के लिए b लिखूंगा, a लिखूंगा और gx लिखूंगा। लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, b बनाओ डेशियम, a बनाओ डेशियम। b में कौन कौन से अवयव है बच्चों, a b c d। a में कौन कौन से अवयव लिए बच्चों मैंने, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। समझाया बच्चों। अब क्या होगा अपन, अब इसमें क्या करेंगे कि फलन gx b से a में इस प्रकार परिभाषित हो, किस प्रकार परिभाषित हो कि अब a रखने पे अल्फा है, b रखने पे बीटा है, c रखने पे गामा है, d रखने पे डेल्टा है। यानी अब g की गोदी में a रखूंगा तो आंसर कितना आया, अल्फा। और f की गोदी में अल्फा रखा तो आंसर आया a। अब इसी a को मैं g की गोदी में बैठाऊंगा तो आंसर आएगा अल्फा। अरे सीधा करा, अब उसका उल्टा हो गया, पहले अल्फा से a, अब a से अल्फा। समझा बच्चों। यदि ऐसा मान मिले, ऐसा मान मिले किसी फलन में, मान लो ये दुनिया है, ये पूरी दुनिया को मैं फलन की दुनिया मान लेता हूँ, ये पूरे संसार को फलन की दुनिया, मैथमेटिक्स पूरी गणित के, तो हर जगह आपके अड़ोस पड़ोस में सब फलन ही फलन होंगे, बहुत सारे फलन होंगे बच्चों, ठीक है। उन बहुत सारे फलनों में से मैंने एक फलन ये मान लिया, ए से बी में, ये वाला जो ऐसा आंसर देता हो, अल्फा रखने पे ए, बीटा रखने पे बी, गामा रखने पे सी, डेल्टा रखने पे डी। और ये कैसा हो गया, एक एक की ओर आच्छादक। तो इस पूरी मैथ की दुनिया में फलन जहां जहां एक एक की आच्छादक होंगे तो वो ऐसे दिखेंगे, एक एक आच्छादक, ठीक है। तो अब उसी दुनिया में मान लो कोई ऐसा ही फलन हो गया जो ए रखने पे अल्फा, बी रखने पे बीटा, सी रखने पे गामा, डी रखने पे डेल्टा दे, तो फिर अपन ये बोलेंगे और ये फलन तो उस वाले फलन का प्रतिलोम फलन कहलाएगा, ये फलन तो उस वाले फलन का प्रतिलोम कहलाएगा, यदि ऐसी कंडीशन मिल जाए। समझ बच्चों, ठीक है। और ये केवल किसी की चेक करेंगे जो एक एक की आच्छादक हो, हर किसी का चेक नहीं करेंगे। इस दुनिया में जो भी एक एक की आच्छादक फलन होगा उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे प्रतिलोम फलन तो विद्यमान होगा ही होगा। और वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा मान देगा, ए की गोद में अल्फा, बी की गोद में बीटा, सी की गोदी में गामा और डी की गोद में डेल्टा। तो अब यहाँ पे जब मैं जी लिखूंगा तो इस जी का कम्युनिटी लिखो, क्या होगा, ए अल्फा, बी बीटा, ठीक है बच्चों, सी गामा और डी डेल्टा। अब दोनों पे देखो, इस पे और इस पे फोकस करो कि दुनिया में कोई ऐसा फलन था और एक ऐसा फलन, दो फलन मिल गए और ये एफ एक एक ऐसा था और ऐसे अपन ने देखा तो अपन ने देखा ओ माय गॉड, चाहे ये इससे कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें, पहले अपन ने इसको देखा, इसको देखने के बाद इसको देखा तो अपन इसको बोलेंगे और ये तो उसका प्रतिलोम फलन है, और ये तो उसका प्रतिलोम फलन है। पहले अपन ने इसको देखा और फिर देखो, मान लो दुनिया में पहले अपन ने इसको देखा जी को, और फिर इसके बाद अपन ने इसको देखा, फिर और ये तो जी का प्रतिलोम फलन है, और ये तो जी का प्रतिलोम फलन है। तो समझ में आया बच्चों। तो अब प्रतिलोम फलन के बारे में आप इतनी आसान भाषा में आपको नहीं समझ में आएगा, ये बहुत आसान भाषा है और इस भाषा से इतने क्वेश्चन नहीं होंगे फाउंडेशन के, ये बात भी समझ लेना बच्चों। ये तो केवल फीलिंग की बात है जो आपको फील आनी चाहिए। क्या बच्चों, क्या मैंने बोला कि यदि ये कोई फलन ए से बी में एक एक की आच्छादक फलन हो तथा दूसरा फलन जी बी से ए में इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो, ठीक है, ऐसा दे रखा हो और ऐसा आ गया हो, ए से अल्फा, अल्फा रखा ए आया, अब ए रखा तो अल्फा आ गया, तो ये जो ऐसे परिभाषित हो तो उसे अपन बोलेंगे, तो अब क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार परिभाषित है, तो इस प्रकार परिभाषित है तो जीएस एफ एक्स का प्रतिलोम फलन कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। फिर समाज में से उठ के एक आदमी ने बोला कि भाइयों जीएस ही क्यों, एफ एक्स भी तो कहला सकता है जीएस का प्रतिलोम फलन। तो उसका आंसर आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है बच्चों, चाहे आप ऐसे खुजा लो, चाहे आप ऐसे खुजा लो, बात तो एक ही, कहीं से ही बात कर लो, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो जीएक्स एफ एक्स का प्रतिलोम फलन कहलाएगा, लेकिन इस समय मैंने पहले एफ एक्स को डिफाइन किया है और उसके बाद जीएक्स को ढूंढा है, तो इसलिए जीएक्स एफ एक्स का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। यदि मैं पहले जीएक्स को ढूंढ लेता बाद में मैं एफ एक्स को ढूंढता तो वो एफ एक्स जीएक्स का प्रतिलोम फलन था। अब मैं दोनों को बारे में मैं ऐसे कह सकता हूँ, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम फलन कहलाते हैं।
कहानी में ट्विस्ट आया कि नहीं आया? ट्विस्ट अभी नहीं आया, अभी तो बेसिक सी बात है, ट्विस्ट अब अपन लाएंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एफ एक्स का प्रतिलोम फलन, तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन यदि मैं करूं इसका बच्चों, इस बॉक्स में कर देता हूं ना, प्रदर्शित। तो कैसे प्रदर्शित करूंगा बच्चों? मैंने लिखा जी एक्स बराबर एफ एक्स, तो एफ को मैं कैसे लिखूंगा? एफ इनवर्स एक्स। ये होता है प्रतिलोम फलन। तो किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? उसके ऊपर -1 लगा देंगे। और बच्चों इसको कतई ऐसे मत पढ़ना और एफ इनवर्स और 1/fx, 1/fx ऊपर लेके जाएंगे, एफ एक्स पे -1, ऐसे नहीं पढ़ना। ये इसके बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो जी एक्स बराबर एफ इनवर्स, ये बस एक लिखने का प्रदर्शित है कि एफ के ऊपर -1 लगाना। -1 वाले ये मत बोलना कि 1/fx होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी फलन एफ एक्स का प्रतिलोम फलन, अब जैसे ये जी एक्स था, तो जी एक्स किसका प्रतिलोम फलन है? एफ एक्स का। तो एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो जी एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। देखो एफ इनवर्स क्या होगा? अब जैसे पहले मैंने एक्स लिखा, एक्स से y का मान प्राप्त किया, अब मैं y लिखूंगा और x का मान प्राप्त करूंगा, तो वो कहलाएगा प्रतिलोम फलन। नहीं आया समझ में? अभी मैं समझा देता हूँ उसको। तारो जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो कह रहा है मुश्किलों का ये डगर। अब देखो बच्चों, इनवर्स फंक्शन की थोड़ी सी मैं हिंदी में बातें करता हूँ, बोलना सिखाता हूँ मैं आपको। बच्चे सोचते होंगे गुरुजी आप बहुत ही, आपके लेक्चर बहुत एक एक दो दो दिन में आते हैं, या कभी कभी तो 5-5 दिन में आते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये प्रॉब्लम ही है, क्या करें बच्चों? ठीक है, चलो बच्चों इसको नगल करेंगे अपन। तो अब मैं भाषा के रूप में बोलता हूँ क्या, कि मैंने एक फलन लिया एफ एक्स, मार्केट में एक फलन था एफ एक्स, और एक फलन मेरे पास मार्केट में अवेलेबल था जी एक्स। ठीक है बच्चों, दो फलन मेरे पास अवेलेबल थे, और दुनिया वालों ने मुझे बोल दिया कि ये जो जी एक्स है ये एफ इनवर्स एक्स भी कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब इम्प्लाइज लगा लो, इसका मतलब तो एफ एक्स में x का मान रखकर y का मान मतलब फलन का मान। ठीक है, फलन भी लो। ठीक है, एफ एक्स में x का मान रखकर y का मान या फलन का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी जी एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स में अपन क्या बोलेंगे? इंप्लाइज एफ एक्स में एक्स का मान रखकर वाई या फलन का मान प्राप्त करते हैं एफ एक्स में, लेकिन एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करने के लिए अब हम एफ एक्स में y का मान रखेंगे, तथा उसके संगत x का मान प्राप्त करेंगे, तो इससे बना फलन इसका प्रतिलोम फलन कहलाएगा। मुझे बहुत बड़ी भाषा लिख दी, हमारे बिल्कुल दिमाग से पार जा रहा है, हमारे मस्तिष्क की सारी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए ये धड़ाम से बाहर गया, टक करता हो। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, भाषा जो है ये तो बस मैंने ऐसे समझाने के लिए बना दी। कैसे समझाने के लिए? जैसे आपसे किसी ने बोला
कि मिला लो क्या बोला उसने कि एक फलन दे दिया एफ एक्स बराबर, उसने दे दिया आपको, और उसने दे दिया आपको क्या दे दिया बच्चों, मान लो उसने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4, ये दे दिया बच्चों, ठीक है, एक साधारण फलन दे दिया। अब ये भाषा आपको क्या बोली मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसको उसने आपको एक फलन दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और आपने उसने आपको बोला बताओ एफ इनवर्स 2 का मान, एफ इनवर्स 2 कितना होगा, ये उसने बोल दिया। ये उसने आपको एफ एक्स देके एफ इनवर्स 2 का मान पूछा है, तो इस अब बच्चों क्या होगा, एफ इनवर्स क्या होता है, एफ इनवर्स मतलब इसका प्रतिलोम फलन। तो अब इसको अपन कैसे प्राप्त करते हैं, एफ एक्स से एफ इनवर्स कैसे प्राप्त करते हैं, एफ एक्स में तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इस एफ एक्स में तो अपन करते हैं एक्स का मान रखेंगे और फिर वाई का मान प्राप्त करेंगे, एक्स का मान रखेंगे फिर वाई का मान प्राप्त करेंगे। अब इससे ये तो एफ एक्स हो गया, अब एफ एक्स से एफ इनवर्स कैसे प्राप्त करेंगे, अब अपन इसमें y का मान रखेंगे और उसके कोरिस्पोंडिंग x का मान निकालेंगे, वो कहलाएगा इसका इनवर्स। मतलब सीधी भाषा में ये है बच्चों कि ये जो f इनवर्स 2 है ना, ये f इनवर्स 2, तो ये 2 तो कहलाएगा इस f इनवर्स का x का मान, लेकिन ये 2 इस fx के लिए y का मान कहलाएगा। जैसे f बराबर मेरे पास क्या आया था बच्चों, अल्फा ए बीटा बी गामा सी और डेल्टा डी, ये आया था, और उसके बाद एफ इनवर्स या जी, वो कितना है बच्चों मेरे पास, ए अल्फा बीटा बी सी गामा और डी डेल्टा। तो अब इसमें देखो, अब मैं आपसे बोलूं बताओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू ए रखूं तो कितना आंसर आएगा, अल्फा। अब इसकी गोदी में जो बैठा है बच्चों ये ए, ये एफ इनवर्स के लिए तो एक्स का मान कहलाएगा, एफ इनवर्स एक्स के लिए तो एक्स का मान कहलाएगा, लेकिन ये ए इस एफ के लिए किसका मान कहला रहा है, वाई का मान, फलन का मान। और बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी फलन में जैसे ये फलन है, अब इस फलन में मैं फलन की जगह फलन का मान वाई की जगह ए रखूंगा, तो अब वाई की जगह ए रखने पे एक्स का मान क्या मिलना चाहिए मुझे, अल्फा। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने अल्फा रखा और उसके कोरिस्पोंडिंग मैंने ए मिला, ठीक है। अब मुझे इसका मान पूछना है, इसका मान बताओ कितना हुआ। तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे, मैं दिए गए फलन में y की जगह ए रख के उसका जो x का मान आएगा वो x का मान इस इनवर्स का मान कहलाएगा। तो कितना आया था, अल्फा। और एक गुरुजी तो ये तो आप सीधे सीधे बोल दो ना, ये तो अब दिया। अरे ये तो जब ये मैं आपको ये कैसे समझा रहा हूँ, जब मैंने ये सब पहले मान लिया, अब मान लो ये मुझे मालूम ही नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं, इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मालूम मुझे, केवल एक हिंट दी है, क्या, एफ इनवर्स 2 का मान, एक हिंट दी है। अब ये एक हिंट क्या दी है कि इस एक्स एफ इनवर्स का जो एक्स का मान जो 2 है वो 2 इस एफ एक्स के लिए वाई का मान कहलाएगा। एफ एक्स के लिए वाई का मान मतलब फलन का मान कहलाएगा। वाई बराबर एफ एक्स, ऐसे कुछ लिखते हैं ना अपन, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब मुझे मान निकालना है इसका एफ इनवर्स 2 का। अब इसका मान कैसे प्राप्त करूंगा मैं, कि ये जो 2 है ये 2 इस एफ एक्स के लिए y का मान कहलाएगा, और y का मान रखने पर x का मान निकाल लो, वही कहलाएगा इसका मान। और बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, तो वही कहानी है, देखो पढ़ो। अपन जनरली क्या करते हैं, एफ एक्स में एक्स का मान रखकर वाई का मान प्राप्त करते हैं, लेकिन एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करने के लिए अब हम एफ एक्स में वाई का मान रखेंगे तथा उसके संगत एक्स का मान प्राप्त करेंगे, तो इससे बना फलन, तो ऐसा कर करके जो बना फलन वो इसका प्रतिलोम फलन कहलाएगा, जो एफ एक्स कहलाएगा प्रतिलोम फलन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है, या एम आई करेक्ट, ठीक है, जो भी है समझ में आया ना आपके, ओके। तो चलो मेरे लालो, अब इसको करना है तो कैसे करेंगे, ये केवल एक भाषा समझाने के लिए नहीं है बच्चों मैंने ना, तो इसको देखो कैसे समझाएंगे। तो चलो इसका मान निकालते हैं, तो फलन में क्या रखेंगे अपन, 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 4, उसको ले जाओ तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब इसको हल करोगे तो x के 2 मान आ जाएंगे, कितने, 2 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 8/2,
तो x के कितने मान आ गए 2, तो कितना 2 प्लस माइनस ये जाएगा माइनस के तो 2 आयोटा ना, आयोटा जाएगा ना बच्चों 2, ये जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, तो x के दोनों मान आ गए। तो अब इस वाले केस में f इनवर्स 2 के मान क्या जाएगा, एक तो जाएगा 1 प्लस के आयोटा, एक हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब ये सब जबरदस्ती है, ठीक है, जबरदस्ती का मतलब आपसे f इनवर्स 2 का मान पूछा है बस, तो ये भाषा से मैंने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन कभी कभी क्या है कि आंसर आपने निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन रियलिटी में जब जाएंगे तो अपन ये चेक करेंगे कि इसका प्रतिलोम फलन तो ले ही नहीं सकते, इस fx का प्रतिलोम फलन तो अपन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो बहुएकी फलन है, ये तो कैसा फलन है, बहुएकी फलन। तो आपसे इसका फलन नहीं पूछेगा, मतलब ऐसा फलन जिसका प्रतिलोम फलन ले ही नहीं सकते ना, तो उससे थ्योरेटिकली आपसे उसका मान पूछ लेगा। जैसे बुक में आपको 1.2 में दे रखा है, बहुत सारे ऐसे दे रखा है कि वो एक एक ही और अच्छा तक नहीं है, फिर भी उसका प्रतिलोम फलन का मान पूछा है, तो मान जब उसका निकालना है तो ऐसे भाषा से आप मान निकालो, मान तो निकाल सकते हो ऑन द करंट में। भाई कल्पना तो आप कर ही सकते हो ना, मान लो जैसे मैंने कल कहा कि हम गुरुजी को औंधा करेंगे, तो अंदर सोचेंगे गुरुजी को औंधा करेंगे तो गुरुजी ऐसे लगेंगे, गुरुजी ऐसे लगेंगे या ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। अब आप सोच ही सकते हो, कर सकते हो क्यों औंधा नहीं कर सकते ना मेरे प्यारे बच्चों, आप है ना, आप में है ही नहीं ताकत, ठीक है, आपका मुझे ताकत तो है लेकिन सम्मान की बात है, तो ये बात समझ आई ना। तो अब इसमें आपसे बोर्ड ने यही पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि एक फलन ऐसा है जो बहुएकी अंतःक्षेपी है या एक एक ही अंतःक्षेपी है या बहुएकी आच्छादक है, तीन केस कैसे ही हो, एक एक ही आच्छादक नहीं है और बाकी सब कुछ है, तो उसका अपन प्रतिलोम तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मान पूछ लिया कि इसका प्रतिलोम फलन होगा तो 2 पे कितना मान होगा, तो उसके लिए फिर अपन को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये भाषा अपनी सोल्व करेगी, ठीक है, तो मान ये जो आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं है, और आगे अपन चलेंगे जब और अच्छे समझ में आएगा, तो बोलो ये समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। चलो बच्चों अब अपन बात कर लेंगे थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें, ग्राफ प्राप्त पे पहुंचेंगे, तो ये दूसरा टाइप का मतलब प्रतिलोम फलन में दूसरा टॉपिक, ठीक है। अब अपन बात कर लेंगे बच्चों कैसा कि थोड़ा अच्छा वाला कर लेते हैं, देखो अब जो पूछा जाता है बच्चों अपने फाउंडेशन वगैरह में, उसके लिए अपन करते हैं, तो बच्चों उसके लिए अपन कैसे डील करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, दे दिया y बराबर f(x), ठीक है, और यहाँ f परिभाषित होगा कहाँ से लेके कहाँ तक, a से लेके b में परिभाषित होगा, ऐसे आपको दिया होगा, और आपसे पूछेगा अब किसका f इनवर्स x निकालो, क्या निकालो इसका f इनवर्स x निकालो, प्रतिलोम फलन निकालो, ऐसे आपको देगा। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक 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 स्टार नंबर फर्स्ट, ठीक है, दिया हुआ फलन दिया हुआ फलन की एक की कंडीशन चेक करोगे, दिया हुआ फलन की एक एक ही कंडीशन की जांच करोगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या होगी, जो भी फलन आपको दिया होगा वो फलन एक एक ही है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। अब एक एक ही फलन मैंने बच्चों आपको नहीं सिखाया है, या 11वीं क्लास में आपको सिखा दिया होगा, इसलिए मैंने नहीं सिखाया है। एक एक ही फलन कि कोई फलन f(x) है, कोई फलन f(x), ये एक एक ही कब कहलाएगा, एक एक ही कब कहलाएगा, ठीक है, एक एक ही होने की कंडीशन। तो मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ बच्चों, यूनिवर्सल मेथड, ठीक है, जो सब में लगेगा, यूनिवर्सल मेथड, एक एक ही के लिए यूनिवर्सल मेथड बता देता हूँ। कैसा यूनिवर्सल मेथड है, देखो बच्चों एक एक ही फलन कब होगा, जब x के प्रत्येक मान के लिए y का भिन्न भिन्न मान मिले, ठीक है। चलो बच्चों अब अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से समझाते हैं इस यूनिवर्सल मेथड को। एक ग्राफ मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है बच्चों, और एक ग्राफ मैंने ले लिया बच्चों ये ले लिया, ठीक है, और एक ग्राफ ले लो, 3 ग्राफ ले लो ताकि अच्छे से और अच्छे समझ में आए।
ये 3 ग्राफ ले लिए बच्चों, ठीक है। अब मुझे चेक करना है ये 3 ग्राफ अलग अलग फलन के ग्राफ है मान लो। अब मुझे चेक करना है कौन सा फलन एक एक है, कौन सा फलन बहु एक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, तो देखो उसके लिए मैंने क्या करा बच्चों, मैंने ये चेक किया, ठीक है। मैंने क्या करा, एक वर्टिकल लाइन ऐसे, मतलब एक एक ही कब होगा, एक एक ही कब होगा बच्चों, जब x के एक मान के लिए y का एक ही मान मिले, समझ में। x के एक मान के लिए y का एक ही मान मिले। अब अच्छा कई बच्चे बोलेंगे अच्छा तो कुछ x के एक ही मान के लिए y का एक ही तो मान मिल रहा है, लेकिन रिपीटेशन हो, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, भिन्न भिन्न मान होना चाहिए। यानी समुच्चय A में, अभी परिभाषा बताई थी ना, समुच्चय A में स्थित प्रत्येक अवयव समुच्चय B में अपना भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखता हो, अपना भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखता हो। या दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि जो y के कोरेस्पोंडिंग लिखेंगे, किसके कोरेस्पोंडिंग लिखेंगे, y के, कि y के एक मान के लिए x का एक ही मान होना चाहिए। और यार क्या अलग बात हुई, मतलब क्या बोलेंगे अपन एक एक फलन के लिए कि y के एक मान के लिए या फलन के एक मान के लिए x का एक ही मान होना चाहिए, दो मान नहीं होना चाहिए। तो देखो इस वाले ग्राफ में y का मान, यानी y यहाँ होता है खड़ी लाइन में, तो y के एक मान के लिए, तो ये वाला मान लिया मैंने y का, तो ये वाला मान कहाँ मिला मुझे, ग्राफ में यहाँ। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x का कितना मान मिला, एक ही मान मिला, एक ही मान मिला। अब जैसे मान लो किसी समय मैंने y का ये वाला मान ले लिया, ठीक है, तो ये वाला मान कितना हो, 0। अब ये 0 x के किस मान के लिए मिल रहा है, 0 के लिए, सॉरी y का ये वाला मान 1 है, तो ये किसके मिल रहा है, 0 के लिए। तो y का एक मान के लिए x का एक ही मान है। अब जैसे मान लो यहाँ ले लिया मैंने, तो यहाँ पे जो y का मान है वो कहाँ आ रहा है, ये रहा, और इसके लिए x का मान क्या रखा, केवल एक ही रखा। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, एक लेटी हुई लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वक्र के किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन यदि वक्र को एक ही बार कट कर रही है, कितनी बार कट कर रही है, एक ही बार। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है y का मान, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है y का मान, और एक ही बार कट कर रही है, इसका मतलब एक ही मान मिलेगा x के एक मान के लिए, ठीक है। यदि y के एक मान के लिए x का एक ही मान मिले तो वो कहलाता है एक एक ही फलन। क्या कहलाता है वो, एक एक ही फलन। तो एक एक फलन है। इसी प्रकार बच्चों इस वाले ग्राफ में देखो, किसी भी इंस्टेंट पे आप काट के देखो, ऐसे काट के देखो, तो हमेशा एक ही बार कट कर रही है। कितने बार कट कर रही है बच्चों, एक ही बार कट कर रही है। तो y के एक मान के लिए x का कितना मान मिल रहा है, एक। y के एक मान के लिए x है, ये y के एक मान। तो y के एक मान के लिए x का एक ही मान मिलता हो तो उसे अपन कहते हैं एक एक ही फलन। अब इस वाले केस में देखो बच्चों, इस वाले केस में काटो, और ये लाइन कितनी बार, इस इंस्टेंट पे लाइन कितनी बार कटेगी, 1 2 3। अब ये जो y का मान है, मान लो ये y का मान 1 है, तो अब ये y का मान 1 हो, क्या क्या रखने में प्राप्त हो गया, एक तो ये वाली वैल्यू रखेंगे तब प्राप्त हो जाएगा, एक 0 रखेंगे तब प्राप्त हो जाएगा, और एक ये वाली वैल्यू रखेंगे तब प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब x के 3 मानों के लिए, x के 3 अलग अलग मानों के लिए y का एक ही मान मिल रहा है, तो ये कहलाएगा बहु एक ही फलन। तो ये क्या कहलाएगा, बहु एक ही फलन। तो ये तो बात आई ग्राफ से। अभी यूनिवर्सल मेथड बताना है कि कोई फलन एक एक ही कब कहलाएगा, उसको यूनिवर्सल मेथड चेक करना है विदाउट सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। यानी इस फंक्शन का ग्राफ देखे बिना अपन कैसे प्रिडिक्शन कराएंगे कि एक एक फलन है कि नहीं है। तो पहले जो ग्राफ देखे बिना करेंगे, तो पहले ग्राफ देख के तो आना चाहिए। तो ग्राफ बना के मैंने बोलना सिखाया आपको, ग्राफ बनाए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, यदि वो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार कट करेगी तो वो कहलाएगा एक ही फलन। क्यों, क्योंकि एक बार कट करने का मतलब ये है कि y के एक मान के लिए x का एक मान मिलेगा, दो बार कट करने का मतलब ये है कि y के एक मान के लिए x के दो मान मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा, थोड़ी सी यदि मैं भाषा आपको सिखा देता हूँ, तो आपने देखा समीकरण पढ़ा होगा बच्चों, ax² - ax² + bx + c = 0। ऐसा कुछ आपने देखा, समीकरण पढ़ा होगा। फिर आपने इस बच्चों इसके मूल निकालोगे। अब बच्चों ये 0 क्या है, देखो ये मैंने y लिखा है ना, ये फलन है। अब इस y की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 0। तो y के एक मान के लिए यदि x का एक ही मान मिले तो वो कहलाता है एक एक ही फलन। तो वो क्या कहलाता है बच्चों, कैफी फलन कहलाता है। समझ आया बच्चों। लेकिन ये y के एक मान के लिए x के कितने मान मिलते हैं, दो मान मिलते हैं ना, दो मूल आते हैं, x1 x2। समझ आया बच्चों। तो ये दी गया समीकरण कैसा फलन होगा,
ये द्विघात समीकरण होगा बहु एकेकी फलन। तो बच्चों अभी इससे पहले जो मैंने एफ इनवर्स 2 का मान निकलाया था वो कैसा फलन था, बहु एकेकी फलन, द्विघात समीकरण। समझ आएगा बच्चों, y के एक मान के लिए x के कितने मान मिल रहे हैं, 2 मान मिल रहे हैं, तो वो कहलाएगा बहु एकेकी। एक से अधिक मान मिलते हैं तो क्या कहलाएगा, वो बहु एकेकी फलन कहलाएगा। समझ में आया बच्चों, तो ग्राफ से देखना समझ में आ गया, ठीक है, लाइन और सब कट होते। अब विदाउट लाइन विदाउट ग्राफ देखना है तो उसके लिए पहले आप ग्राफ पे एक बार और फोकस करो। क्या बच्चों, किसी भी फलन का अवकलन करना आपने मैथ में सिखा दिया होगा सर ने, या फिर फिजिक्स में सिखा दिया होगा सर ने, कि क्या कि किसी भी फलन का अवकलन या किसी भी भौतिक राशि की अवकलन जब अपन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो उस फलन की ढाल होती है। वो उस फलन की क्या होती है, ढाल होती है। नहीं समझ में आया बच्चों, मान लो एक फलन है मेरे पास, कोई सा भी फलन, मान लो ये 3 फलन है, 1 फलन 2 फलन 3, ये तीनों फलन का ग्राफ मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं इसका अवकलन करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, अवकलन। तो ग्राफ का ही अवकलन करना है। अभी तक तो आपने फलन का ग्राफ करना सीखा है, अब मैं ग्राफ का ही अवकलन करना सिखा रहा हूं। तो ग्राफ का अवकलन क्या होता है बच्चों, कि ग्राफ इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा इसकी ढाल। इसका अवकलन क्या होगा, इसकी ढाल कितनी है। तो यहाँ पे ढाल ये रही, फिर 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 यहाँ पे ढाल ये। ढाल कैसे निकालते हैं ना, टेंजेंशियल करके स्पर्श। मुझे इस वाले पॉइंट पे ढाल निकालनी, तो मैं यहाँ पे एक स्पर्शरेखा खींचूंगा, ये तो ये इसकी ढाल है। एस एक्सिस के साथ कितना इसने एंगल बनाया, ये इसकी ढाल हो जाएगी, एम बराबर tan थीटा, ये इसका अवकलन होगा। अब मुझे इस वाले पे निकालना है, तो इस वाले पे एक टेंजेंट खींचो, ये टेंजेंट, तो अब कितना एंगल बनाया, इस पे निकालना है, तो इस पे एक टेंजेंट खींचो, एस एक्सिस से कितना एंगल बनाया, ये इसकी ढाल हो गई, एम बराबर, ढाल क्या होती है, ढाल होती है एम बराबर tan थीटा। और थीटा क्या होता है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कौन, स्पर्शरेखा का। बच्चों, तो अब ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलनीय फलन आ जाएगा। अब इन ढालों को बना के मैं एक डायग्राम बना लूं, एक अलग से ग्राफ बना लूं, तो वो कहलाएगा इस वाले फलन का अवकलनीय फलन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे बता दो बच्चों, इस वाले केस में कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी ढाल माइनस अनंत से प्लस अनंत पे गए, एक्स की वैल्यू है ना। जब मैंने इस वाले फलन में एक्स की वैल्यू माइनस अनंत से प्लस अनंत गए है, तो हमेशा इसकी ढाल क्या है, धनात्मक। हमेशा इसकी ढाल पॉजिटिव है, बढ़ रही है, घटती हुई बढ़ रही है, लेकिन ढाल तो हमेशा पॉजिटिव है। ढाल हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो ये कैसा फलन हो गया, एकेकी फलन। तो मैंने क्या बोला आपसे, एकेकी फलन के लिए क्या बोलोगे कि कोई फलन एफ एक्स है, इसका आप अवकलन करो, इसका क्या करो आप, अवकलन, इसका क्या करो आप, अवकलन। और ये अवकलन x के प्रत्येक मान के लिए, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, या जो भी x आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जो भी x आपको दिया है वो प्रत्येक x के लिए यदि f डैश x क्या हो, f डैश x क्या हो, ग्रेटर देन 0, f डैश x क्या हो, ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा फलन कहलाएगा, एकेकी फलन। ये नहीं कहलाएगा एकेकी फलन जिसका आपने अवकलन किया, तो ये क्या कहलाएगा, एकेकी फलन। अरे यार गुरुजी, ये तो गुरुजी वही मस्तिष्क के नियमों का उल्लंघन कर रही है, ऊपर से जा रही है। अरे बच्चों हेलमेट लगा लो, ऊपर से जा रही है, लग नहीं जाए तो सामना करो, सीधी सी बात है। इस वाले केस में देखो माइनस अनंत से प्लस अनंत जाओ, तो ढाल हमेशा क्या है, देखो यहाँ 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 हमेशा पॉजिटिव है, ढाल हमेशा धनात्मक है ना। ढाल ऋणात्मक होगी जब ऐसे जाके और ऐसे हो गई तो ढाल ऋणात्मक हो जाएगी, तो इसमें भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा ढाल नेगेटिव का कॉन्सेप्ट देख लो एक बार। मान लो आपके पास ग्राफ ऐसा हो, ये ग्राफ है, ठीक है बच्चों। अब इस वाले ग्राफ पे खींचो, बोलो कैसा है, एकेकी फलन है। अब मुझे ढाल के कोरस्पॉन्डिंग बात करनी है, तो इस वाले पॉइंट पे देखो ऐसे खींचेगी, तो अब ऐसे आ गई, तो अब ऐसा से एंगल कितना बनाया, 90 से ज्यादा बनाया, ग्रेटर देन 90 से ज्यादा एंगल बनाया ना, हमेशा 90 से ज्यादा एंगल है, 90 से ज्यादा एंगल है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ढाल इसकी क्या हुई, नेगेटिव। लेकिन हर इंस्टेंट के लिए माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत पे, तो यदि बच्चों एफ डैश एक्स प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू एल के लिए यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तब भी एफ एक्स अवकलन फलन कहलाएगा, तब भी एफ एक्स एकेकी फलन कहलाएगा। और यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तब भी ये क्या कहलाएगा, एकेकी फलन कहलाएगा। यानी बदलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हुआ एक्स से कुछ मानों के लिए धनात्मक, कुछ मानों के लिए ऋणात्मक। जैसे इस वाले केस में जब यहाँ से माइनस अनंत से यहाँ चलूंगा, तो देखो जो ढाल है वो ढाल नेगेटिव है, फिर कहाँ तक नेगेटिव आएगी, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो नेगेटिव आ गई ढाल, फिर यहाँ से यहाँ चलूंगा तो पॉजिटिव ढाल आ गई,
फिर यहाँ तक पॉजिटिव आ गई, फिर यहाँ से यहाँ चलूंगा फिर नेगेटिव। तो बच्चों अब इसमें क्या आ गई कि x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान में किसी मान के लिए नेगेटिव, किसी मान के लिए पॉजिटिव। तो नेगेटिव का मतलब किसी मान के लिए नेगेटिव तो ढाल ऐसे, तो ग्राफ ऐसे कुछ बन रहा है, और किसी मान के लिए पॉजिटिव तो किसी समय फिर वो ऐसे हो गया, तो फिर लाइन कट जाएगी, तो लाइन ऐसे क्वेश्चन ऐसे डिशम कट जाएगी, तो किसी भी समय कहीं पे भी कटेगी तो वो क्या कहलाएगा, बहुविकल्पी फलन। तो इसका मतलब बच्चों यूनिवर्सल मेथड क्या निकाला मैंने, ये चीज समझा दी मैंने आपको। तो यूनिवर्सल मेथड क्या निकला, स्टेप नंबर फर्स्ट आप क्या चेक करोगे, दिया हुआ फलन की एक एक की कंडीशन की जांच करेंगे। और कैसे करेंगे यूनिवर्सल मेथड, अवकलन करके क्यों, मैंने ये आपको समझा दिया अभी। तो क्या करेंगे कि fx का मैं क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, और मैं चेक करूंगा प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 हुआ तब भी एक एक ही फलन होगा, कौन, fx, ठीक है। और यदि f डैश x लेस देन 0 हुआ तब भी एक ही फलन होगा, तब भी fx ऐसा फलन होगा, एक ही फलन। लेकिन प्रत्येक बिलोंग्स टू r के लिए कुछ के लिए धनात्मक, कुछ वैल्यू के लिए धनात्मक, कुछ वैल्यू के लिए ऋणात्मक होगा, तो फिर वो एक ही फलन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने fx बराबर लिया x स्क्वायर माइनस के 4, ये ले लिया, ठीक है बच्चों। तो x स्क्वायर माइनस के 4 ले लिया। अब मैं इसका क्या करूंगा, f डैश x अवकलन करूंगा, तो x स्क्वायर कितना जाएगा 2x, और 4 का कांस्टेंट का अवकलन कितना था 0, ठीक है बच्चों। f डैश x आ गया। अब मैं क्या चेक करूंगा बच्चों, 2x f डैश x आ गया, तो मुझे चेक करना है कि f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0 x के किस वैल्यू के लिए होगा, है ना। तो अब आप देखो बच्चों, ऐसे क्या है, सीधा ऐसे देखो ना, सीधा x की वैल्यू रखूंगा, प्रत्येक बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r। अब बच्चों यदि मैंने x की वैल्यू नेगेटिव रखी, x की वैल्यू क्या रखी, नेगेटिव रखी, तो f डैश x की वैल्यू कितनी जाएगी, f डैश x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और अब x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव रखी, तो x की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा, तो f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव। इसका मतलब बच्चों f डैश x का साइन चेंज हो गया, पहले नेगेटिव था फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये कैसा फलन कहलाएगा, तो ये फलन कहलाएगा बहुविकल्पी फलन। कैसा फलन कहलाएगा बच्चों, ये बहुविकल्पी फलन। और गुरुजी और अब और देखो, और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने fx बराबर ले लिया, आपकी किताब तो ले लो, आपकी किताब में ऐसा कुछ है x प्लस 2 x माइनस 3 बहुत लीनियर फंक्शन है। अब ये एक ही नहीं है, तो आप f डैश x चेक कर लो, अवकलन कर लो, x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू कुछ भी रखो ना, इस अवकलन फलन में x की वैल्यू कुछ भी लिखो, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f डैश x तो फिक्स हो गया, एक धनात्मक यानी 0 से बड़ा, तो एक ही वैल्यू फिक्स हो गई, तब ये कैसा फलन कहलाएगा, एक ही फलन। तो कैसा फलन कहलाएगा, ये एक ही फलन। चेक कर लो, एक सीधी लाइन, तो सीधी लाइन तो हमेशा एक ही होती है, कभी मुड़ती है, सीधी लाइन कभी मुड़ती है क्या, नहीं मुड़ती, ठीक है बच्चों। और देख लो, और कर लो, और खतरनाक कर लो, और पहली स्टेप में देखो बच्चों, मैं इसमें एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक यूनिवर्सल जो सबके लिए लागू होता है वो चीज बता रहा हूँ। मान लो ना, मान लो मेरे पास fx दे दिया हो एक्स क्यूब माइनस के 2x प्लस 1, ये दे दिया बच्चों, ठीक है। तो अब इसका मुझे चेक करना है, तो क्या करोगे, f डैश x निकालो, कितना जाएगा, x क्यूब को कितना जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका कितना जाएगा माइनस के 2, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2। अब बच्चों x की वैल्यू नेगेटिव रखो, x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये कितना जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब इस पॉजिटिव को 3 से गुणा करेंगे तो कुछ वैल्यू हो जाएगी, उसमें से 2 घटाएंगे तो अब ये कितना जाएगा, देखो भाई x के लिए नेगेटिव रखी ना अपन ने, अब नेगेटिव रखेंगे, अब इसमें देखो कुछ मान ऐसे है, जैसे मान लो 3 से छोटा मान हो जाए, मतलब ये वाला 3x स्क्वायर की वैल्यू, 3x स्क्वायर की वैल्यू यदि 2 से छोटी हो गई, 3x स्क्वायर की वैल्यू किससे छोटी हो गई, 2 से छोटी हो गई, तो यदि ये वैल्यू 2 से छोटी हो गई तो ये वैल्यू छोटी माइनस के 2 करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। और जब 3x स्क्वायर की वैल्यू बड़ी हो गई 2 से, तो 3 स्क्वायर की बड़ी हो गई 2 से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी।
तो इसका मतलब इस वाले केस में लफड़ा हो जाएगा। तो वो लफड़ा देखते हैं कहाँ पे होता है, किस जगह होता है लफड़ा। तो पहले मैंने 3 स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 2 करी, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 2/3, तो एक्स लेस देन कितना हो जाएगा 2/3 हो गए ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2/3 से छोटी कब होगी, तो उसके लिए आप 2/3 को तो ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 लेस देन 0 ये हो जाएगा। अरे देखो ना ये जाएगा, कोई दिक्कत है। अब मैं इसको ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के, इसको ले सकता हूँ √2/3 का होल स्क्वायर 0। समझ बच्चों। तो अब इसमें करेंगे अपन, तो क्या जाएगा, एक्स की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, 0 से छोटी लेनी है। तो जब छोटी लेनी है, नेगेटिव लेनी है, तो क्या होगा ये, इसमें जब अपन हल करेंगे तो 2 रूट आएंगे, एक तो जाएगा माइनस के √2/3 और एक आएगा प्लस के 2/√3, ये जाएगा एक्स बिलोंग्स टू। यानी तो एक्स की वैल्यू जब अपन ये रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी नेगेटिव। एट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नहीं इसके अतिरिक्त और भी कुछ वैल्यू रखो एक्स की, तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव एट एक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब ये वाला फलन, यदि इस वाले फलन में एक्स की वैल्यू ये निकाल दो, तब तो ये कहलाएगा क्या, एक है कि फलन, क्योंकि इस वाले फलन के लिए तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू निकाल दो। लेकिन ओवरऑल प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर की बात करूं तो ये फलन कैसे कहलाएगा, बहुएकी की। तो ये फलन कैसे कहलाएगा, बहुएकी। क्यों, क्योंकि इस वाले इससे पहले, इस मान से पहले तो वो पॉजिटिव था ढाल, और इसमें क्या हो गई, नेगेटिव ढाल हो गई, तो फिर क्या लफड़ा हो जाएगा वो। हमारे पास समझ में आया कि नहीं है बच्चों। और ये केवल लफड़ा किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। अब आपकी बुक में क्या है, आपकी बुक में ये नहीं है, ये है, केवल ये नहीं है, ये है ऐसे। अब बच्चों एक का तो 0 जाएगा, तो ये 0 जाएगा, 3x स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, हमेशा क्या है, धनात्मक। तो x³ कैसा फलन हो गया, एक ही फलन। अरे मेरे लालो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बहुत रिसर्च करना बाकी है अभी आपको। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल मैंने एक की बहुएकी के बताए, ठीक है। अच्छा अपन बना भी सकते हैं। मान लो अपने क्वेश्चन में जिस मान के लिए वो नेगेटिव ढाल आ रही है, वो मान को रखो ही मत आप। जब वो मान फंक्शन में रखोगे ही नहीं तो वो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो ढाल नेगेटिव जाएगी नहीं, तो ढाल हमेशा पॉजिटिव रहेगी। समझ बच्चों। अच्छा ये वाला एक बहुएकी वाला क्वेश्चन बताया था ना ग्राफ यूं, तो जहां पे वो मुड़ा, जहां पे ढाल नेगेटिव आ रही है या जहां पे ढाल पॉजिटिव आ रही है, या तो नेगेटिव वाली रखो, पॉजिटिव निकाल दो, या फिर पॉजिटिव वाली रखो, नेगेटिव वाली निकाल दो, तो वो क्या कहलाएगा, एक। तो बना भी सकते हैं, ठीक है। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्वेश्चन में एक्स के लोग कहाँ कर रहे हैं। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो तुम बोल हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो भाई पहले स्टेप नंबर फर्स्ट समझ आ गया। तो पहले अपन क्या चेक करेंगे, एक है कि। अब स्टेप नंबर 2 बहुएकी की बात करेंगे, वो आच्छादक की बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 में चेक करेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या चेक करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आच्छादक फलन की कंडीशन, आच्छादक फलन। और आच्छादक फलन कब होगा बच्चों, जब उस फलन का परिसर, दिए गए फलन का परिसर और दिए गए फलन का सहप्रांत क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, आच्छादक। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, आच्छादक, ठीक है बच्चों। जब परिसर बराबर क्या दिया हो, सहप्रांत, तो वो क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन। अब जब कुछ भी नहीं दिया हो फलन में, मान लो अभी तो इसमें बी दे दिया, तो बी सहप्रांत हो गया, तो इस फलन का परिसर भी क्या आना चाहिए, बी ही आना चाहिए। अच्छा मान लो सहप्रांत दिया ही नहीं हो, ऐसी कुछ कंडीशन दी नहीं हो आपको, तो फिर आपको वही लेना जो यूनिवर्सल देते हैं। तो परिसर निकालने के 12 मेथड है, कोई सा मेथड लगाओ आपका आंसर आएगा, ठीक है। 12 में से कोई सा मेथड लग सकता है। अब ये जो परिसर निकालना था, ये टफ टास्क होता है, इसमें कोई यूनिवर्सल नहीं लगेगा, एक कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता कि ये सब में फिट हो जाएगा। अब उस समय क्वेश्चन को देख के ही अपन को उसकी प्रिडिक्शन लगानी पड़ेगी, उस समय सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको कैसे करना है, कैसे मैं करूं कि परिसर आ जाए, ठीक है। जो है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सीधा मान रख के भी चेक कर लो, AMGM मेथड लगा लो, बेसिक एलिमेंट्री मेथड लगा लो, ग्राफिया मेथड लगा लो, फलाना लगा लो, ढिकाना लगा लो, जो भी लगाना है लगाओ, लिमिट का भी लगा लो, कभी कभी लिमिट का भी लगा लेते हैं अपन, ठीक है। तो 12 मेथड में से मैं 2 मेथड 3 मेथड करा के मैं आपको 12वीं में ले गया, क्योंकि ये मेन उद्देश्य 12वीं का है। अभी मैं जब 11वीं के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बच्चों 12वीं के जो बच्चे देख रहे हो वो 11वीं के बच्चों के लेक्चर को पूरा देख लेना, उसमें मैं प्राण परिसर को पूरा कंप्लीट अच्छे से कराऊंगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि मैं यदि पूरे ही करने लग गया तो बहुत दिन लग जाएंगे इसमें। अरे गुरुजी आप तो लग करो तो सही है, बहुत दिन लगता है तो लगने दो। तो बच्चों सब चीज़ों का कुछ ना कुछ होता है, जितनी
दूरी तक गाड़ी चलाओगे ना आप, उतना ही उसमें कुछ होना चाहिए। कट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई दूसरी स्टेप। तो 2 स्टेप समझ आ गई। पहले स्टेप में क्या करना है अपन को, एक एक के लिए चेक करना है, यूनिवर्सल मेथड लगाओ, अवकलन करके चेक कर लो। दूसरा क्या करना है अपन को, आज तक के लिए परिसर निकालना है, अपने प्रेडिक्शन लगाओ ऑन द टाइम, क्वेश्चन के समय ही आपको ज्ञान लगाना है कि कौन सा परिसर लगेगा। उसको कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है, परिसर निकालने का मेथड हो गया। स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बच्चों कि स्टेप नंबर 1 और 2 तो ये बोल देंगे फलन एक है कि या आच्छादक है। यदि हो गया तब स्टेप नंबर 3 करना है। यदि स्टेप नंबर 1 फेल हो गई तो स्टेप नंबर 2 नहीं करना। स्टेप नंबर 2 पास हो गई, स्टेप नंबर 1 पास हो गई और 2 फेल हो गई तो आपको स्टेप नंबर 3 नहीं करनी। स्टेप नंबर 1 फेल तो 2 3 नहीं करनी, समझ आया बच्चों। अच्छा 1 पास 2 फेल तो तीसरी नहीं करनी। अच्छा 1 पास 2 पास तो फिर तीसरी करनी है। अब तीसरी करने के लिए क्या करना है, अब मुझे एफ इनवर्स चेक करना है। तो एफ इनवर्स एक्स करने के लिए देखो बच्चों, जैसे मेरे पास था y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ से लेके कहाँ पर व्यवस्थित था, ए से लेके बी में। और एक अब मैंने इसका इनवर्स फंक्शन, तो इसका इनवर्स फंक्शन लिखूंगा एफ इनवर्स एक्स, ऐसे लिखूंगा। उसको मैं जी एक्स भी लिख सकता हूँ, एक फलन अलग कोई नाम जी एक्स, इसको मैंने वाई बोल दिया। अब ये कहाँ से लेके कहाँ पर व्यवस्थित होगा बच्चों, बी से लेके ए में। इसका मतलब इसका जो x का मान, इसमें क्या लगा अपन ने, पहले x का मान रखेंगे, फिर अपन किसका मान प्राप्त करेंगे, y का। x का मान रख के y का मान प्राप्त करें। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें जो अपन ने x का मान है उसकी जगह मैंने y का मान रखा और मैंने किसका मान प्राप्त किया, x का मान। तो ये कहलाएगा f इनवर्स इसका, समझ रहा है बच्चों, इसका f इनवर्स, इस वाले फलन का इनवर्स फंक्शन। तो अब मुझे वो चेक करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखोगे आप, तो आपको क्या करना है कि दिए गए फलन में y और x को क्या करना, इंटरचेंज करना। दिए गए फलन में y की जगह x की जगह y लिखना है, ठीक है। फिर ऐसे कर दोगे, फिर y को x की पदों में, y को x की टर्म में, y को x की टर्म में प्रदर्शित करो। पहले क्या करना है, y और x को इंटरचेंज कर दो, फिर y को x की टर्म में प्रदर्शित करो, यानी y बाया पक्ष में आएगा और x सब दाएं पक्ष में आएंगे। यानी दाया पक्ष किसका होना चाहिए, x का, ठीक है, और बाया पक्ष किसका होना चाहिए, y का। ऐसे आपको लिख देना। जब ऐसे आप लिखोगे तो अब ये जो बनेगा, ये जो नया, ये कहलाएगा f इनवर्स x। तो ये क्या कहलाएगा, f इनवर्स x कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको, दिए गए फलन में x की जगह y की जगह x लिख दो, फिर y को x के टर्म में प्रदर्शित करो, यानी y को बाएं पक्ष में ले आओ और x को दाएं पक्ष में ले जाओ। तो जो फलन आएगा वो कहलाएगा उसका इनवर्स फंक्शन, वो क्या कहलाएगा, उसका इनवर्स फंक्शन, ठीक है बच्चों, समझ आया। तो ये आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है फाउंडेशन में। तो अपन करते हैं, देखो फाउंडेशन क्या है, देखो मैं पाल दूं फाउंडेशन करता हूँ। फाउंडेशन बेसिक कुछ नहीं, एक फ्लो में चल रहा था। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। हाँ मेरी परूंगी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेगा। वो क्वेश्चन नंबर 1 किताब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आकाश बराबर मिला लो x³ + k4 ये दे रखा है और आपको दिया हुआ है ये कहाँ से लेके कहाँ परिभाषित है, r से लेके r में परिभाषित है। तो इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। तो स्टेप नंबर फर्स्ट एक एक की चेक करो। फर्स्ट आपको दे दिया बच्चों क्या, x³ + k4, इसका अवकलन करो। f' बराबर कितना आ गया, 3x²। इसका मतलब प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू चाहे धनात्मक रखो चाहे ऋणात्मक रखो, f' हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है बच्चों, धनात्मक। 0 है, 0 से बड़ा होगा ना, 0 रखेंगे तो 0, 0 से बड़ा। अतः f एक ही फलन है, और मेरे लालो। अब देखो बच्चों, ये तो मैं फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है,
और हालांकि ये करेक्ट होना चाहिए, सीबीएसई ने इस मेथड को करेक्ट माना है और करेक्ट ही है, माना गया है ही करेक्ट, लेकिन आरबीएसई इसका उल्लंघन करते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीएसई भाई अलग अलग सरकारें है ना बच्चों, राजस्थान में कांग्रेस की और इंडिया में बीजेपी की। तो बच्चों देखो जो टैलेंटेड होते हैं वो तो जो टैलेंटेड होते हैं बच्चों तो वो तो चले जाते हैं ना बाहर सेंट्रल में, और जो कम टैलेंटेड होते हैं वो राजस्थान में चले जाते हैं। अब कम टैलेंट वाले वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, वो सोचते हैं मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तो कुछ भी हो बच्चों, आरबीएसई में इस पैटर्न को गलत माना गया है, मतलब नहीं कर सकते आप, नंबर काट लेगा। और वो तो जैसे मान लो मेरे जैसे टीचर को भी चेक करेंगे तो नंबर सही दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो आरबीएसई में इस पैटर्न को गलत माना गया है कि एक एक ही चेक करने के लिए उन्होंने क्या कंडीशन दी है, बहुत सिंपल सी है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन वो कंडीशन केवल जो आरबीएसई की बुक में जो क्वेश्चन है ना उन्हीं में सेटिस्फाई कर रही है। थोड़ा सा यदि किताब का बाहर का क्वेश्चन दे दिया तो फिर वो लगने में प्राण निकल जाएंगे बच्चे के, ठीक है बच्चों। तो वो चीज है, तो ये भी अपन बता देंगे आरबीएसई का पैटर्न, छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो एक आरबीएसई का भी अपन पैटर्न लगा देंगे, तो वो अपन जब स्कूल में बात करेंगे तो वहां बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो गए ठीक फलन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 1 5, स्टेप नंबर 2 सारे जहां से अच्छा पैकेज गुरु सबसे अच्छे। स्टेप नंबर 2 में क्या है, आज तक चेक करना है, यानी इसकी रेंज निकालनी है। तो एफ एक्स लिखो पहले, एफ बराबर क्या लिखा बच्चों, एक्स क्यूब प्लस के 4 लिखा बच्चों, और इसकी रेंज निकालनी है। तो बच्चों एक्स क्यूब अपन जानते हैं, ये तो बेसिक सा फलन है एक्स क्यूब, और उस बेसिक के फलन में 4 जुड़ा है। तो बच्चों एक्स क्यूब की रेंज में जानता हूँ, एक्स क्यूब की रेंज ये होती है, एक्स क्यूब की मान होता है -1 से +1 पे, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो बनता है ऐसे, ये। तो एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, ग्राफ से मान देखो -1 से चला और कहाँ पहुंचा +1 पे, ठीक है। तो एक्स क्यूब का जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, -1 से +1। आर सब कुछ हो गया। अब इसमें मैं क्या जोड़ू, इसमें मैं 4 जोड़ू तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, अभी हो जाएगा। तो रेंज क्या हो गई, तो ये परिसर क्या हो गया, सब कुछ, और सहप्रांत भी क्या है, सब कुछ। तो यहाँ परिसर बराबर आता है परिसर उपसमुच्चय बराबर हो गया सहप्रांत के, है ना, ये चिन्ह, ठीक है बच्चों। तो परिसर और सहप्रांत के बराबर हो गए ना इसमें। तो और यदि ये लगाएंगे तो परिसर छोटा होगा हमेशा सहप्रांत से, ये लगा दिए तो बराबर हो गया, समझे बच्चों। तो अतः ये क्या हो गया, आच्छादक फलन। अब बच्चों बोर्ड में फिर इसके लिए अलग मेथड लगाया, ठीक है, तो वो भी अपन चेक कर लेंगे, समझाया बच्चों। तो पहली स्टेप दूसरी स्टेप हो गई, दोनों को पास करो। अब तीसरी स्टेप कर जाओ, स्टेप नंबर 3। अभी तो बच्चों इनवर्स फंक्शन का पूरा पोस्टमार्टम बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं है ये तो बच्चों। अभी तो ये एक खाली सिंगल का बात कर रहे हैं अभी, और इसी में मैं आपको बात कर लूंगा। सेकंड जो एक्सरसाइज आप पढ़ोगे उसकी भी अभी मैं इसी में बात करूंगा, सब कुछ इसी में बात कर लूंगा। फिर उसकी डिटेल में, ज्यादा डिटेल में तो मैं जब एक्सरसाइज 2 ही स्टार्ट करूंगा उसमें बात करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बच्चों, एक्स और वाई को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये एफ एक्स बराबर वाई था ना, और वाई की जगह क्या लिख दिया मैंने, एक्स लिख दिया, और एक्स की जगह लिख दिया वाई, 3 + 4। फिर मैंने क्या बोला बच्चों आपको, वाई को वाई पक्ष में लाओ और एक्स एक्स को दाएं पक्ष में ले जाओ। तो वाई पे घात 3 आ जाएगी और एक्स को वहाँ ले जाओ, तो 4 - x हो जाएगा, समझ आया बच्चों। अब क्या करोगे, अब वाई की निकालो, वाई की फॉर्म में निकालना है, वाई की फॉर्म में तो केवल वाई रखो, क्यूब को वहाँ ले जाओ, तो कितना जाएगा 4 - x पे घात 1/3। तो ये आ गया आपके पास आंसर। और ये जो अब ये जो वाई होगा ये कहलाएगा दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन। तो 4 - x पे घात 1/3 ये आपका राइट आंसर। डिविजन सिंपल सी बात, खत्म। समझ आया बच्चों, ये आपके 3-4 स्टेप थी, तो ये हो गया सिद्ध। कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है, ओके 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 ओके। अब देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, टफ 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 टफ। पहला एग्जाम्पल हो गया, अब दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड वाला अपन बता देंगे बच्चों, बोर्ड का पैटर्न भी अब मालूम है कहाँ क्या होता है बच्चों, ठीक है। समय का पहिया चलता है दिन ढलता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है y बराबर x + 1/x, ठीक है।
वाई का ये फलन दे दिया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ही वाई का मान होता है, नहीं फलन का मान होता है। तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x दे दिया, लेकिन इसमें जो आपको मान दिया है, ठीक है, इसमें जो फलन परिभाषित दिया है वो फलन परिभाषित दिया है आपको कहाँ से कहाँ, उसमें फलन आपको दिया है परिभाषित फलन परिभाषित दिया है बच्चों आपको 0 से लेके 1, 0 पे ओपन ब्रैकेट 1 पे क्लोज ब्रैकेट से, और आपको दे दिया 2 से लेके अनंत, 2 पे क्लोज ब्रैकेट अनंत पे ओपन ब्रैकेट, ये दे दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या दे दिया, एक फलन है x प्लस 1/x और ये इससे इसमें परिभाषित है, तो इसका इन्वर्स निकालो। तो इसका क्या निकालना है, एफ इन्वर्स ज्ञात करो, तो इसका एफ इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो पहली स्टेप देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या करोगे, इसका हवन करेंगे अरे बच्चों हवन करने का मतलब इसको तोड़ेंगे, अवकलन करेंगे। x का अवकलन कितना होता है 1, 1/x का अवकलन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों -1/x², ये होता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें चिन्ह चेक करना है बच्चों, देखो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा बच्चों, जब ये वाला मान 1 से छोटा हो गया तब ये हमेशा पॉजिटिव होगा एफ डैश एक्स, क्योंकि ये 1 से छोटा है ना, ये वाला मान 1 से छोटा होगा तो ये वाला मान हमेशा क्या होगा धनात्मक, तो एफ डैश एक्स क्या होगा धनात्मक, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा इफ दो बार इफ लगे, आई डबल एफ, इफ ऑफ 1/x² will be less than 0, यानी 1/x² ये होना चाहिए 0 से छोटे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बोलो x के ऐसे किस मान के ऐसा कौन सा मान रखेंगे जिसके लिए वैल्यू 1 से छोटी, 0 से छोटी नहीं, 1 से छोटी ना, 1 से छोटी वैल्यू होगी ना तभी तो होगा। तो अपन को ऐसी कुछ वैल्यू देखनी है जो x की ऐसी कुछ वैल्यू जिसके लिए मान 1 से छोटा हो। तो बोलो बच्चों इसको कैसे हल करोगे, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन ना भी है, इनइक्वालिटीज को जब अपन हल करते हो तो बोलो क्या करोगे, मतलब क्या करोगे, तो 1/x² की वैल्यू 1 से छोटी है तो x के वो मान निकालो जिसके लिए बच्चों इसको 1/x² 1 है। अब इसको बच्चों उल्टा कर दो, क्योंकि ये धनात्मक नंबर है, ये भी धनात्मक नंबर तो उल्टा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये धनात्मक नंबर हो ये ऋणात्मक नंबर हो, तब उल्टा मत करना। ऋणात्मक को उल्टा कर सकते हो, धनात्मक को उल्टा कर सकते हो, लेकिन ये नंबर धनात्मक ये नंबर ऋणात्मक है तो उल्टा नहीं कर सकते। अब ये सब चीजें आप देख लेना बच्चों, आपको इनइक्वालिटी में सर ने बता दी है। मैंने इसको उल्टा किया तो ये x² हो जाएगा, इसको उल्टा, और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, लेकिन उल्टा करने पे भी चिन्ह क्या जाएगा, बदल जाएगा। तो x² का मान क्या होना चाहिए बच्चों 1 से बड़ा। x² का मान 1 से बड़ा कब होगा, जब x बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों -1 से लेके -1 है ना, और केवल बड़ा ही कर रहा हूं ना मैं, और बराबर भी ले लो, 0 भी ले लो, बराबर ले लो। ठीक है चलो, तो -1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके अनंत, जब ये वाला मान होगा तो बच्चों x² का मान हमेशा क्या होगा धनात्मक। अच्छा x² का मान ये धनात्मक होगा यानी 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू के लिए x² का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, हाँ 1 से बड़ा होगा। तो 1/x² का मान 1 से छोटा होगा इस वाले मान के लिए, तो यानी f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x की वैल्यू हमेशा धनात्मक होगी कब, जब x की मान ये होगा, तब x का मान ये होगा। लेकिन अब ऋणात्मक की बात करो, ऋणात्मक क्या, f डैश x लेस देन 0 इफ 1/x² क्या हो जो 1/x² 1 से बड़ा हो, ये वैल्यू पूरी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको उल्टा कर दो तो x² लेस देन 1 हो जाएगा। अब x² की वैल्यू 1 से छोटी, तो x² की वैल्यू 1 से छोटी कब होगी, जब वो -1 से +1 के बीच में होगी। तो x बिलोंग्स टू -1 से +1 होगा, तो f डैश x का मान क्या होगा बच्चों, f डैश x का मान जी नेगेटिव होगा। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अब आप एक डायग्राम ऐसे बना लो। ठीक है, ये x हो गया, x का मान -1 से +1 चलने दो। अब देखो बीच में क्या है, -1 से -1 -1 से -1 f डैश x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव,
ये एफ डैश एक्स का साइन चेक करो मैं ना, ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव। फिर एक से माइनस एक से प्लस एक, माइनस एक से प्लस एक, ये वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव। फिर एक से बड़ी तो ये कितनी हो गई पॉजिटिव। अब बच्चों आपको जो एक्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में एक्स की जो वैल्यू है इसमें पुट कर रही है वो कहाँ है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो 0 कहाँ है, 0 यहाँ है। अब 0 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट 0 नहीं रखी इसमें 0 का उल्लंघन है, 0 नहीं रख रहे बच्चों। और 0 इसमें रख भी नहीं सकते बच्चों, ये गलत कर दिया मैंने ना, एफ डैश की इसकी वैल्यू 0 कभी रख नहीं सकते, क्योंकि 0 रख दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा बच्चों ना, 0 नहीं रख सकते इसमें। ये 1 तो रख सकते हैं लेकिन इसमें 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/0 अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो 0 नहीं रखिए तो ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 0 1 के बीच में हमेशा वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो अब केवल अपन से तो बॉन्ड कर दिया ना 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू हमेशा क्या है नेगेटिव। तो बदली थोड़ी, दिए गए वैल्यू में यदि वैल्यू बदल जाती है, यदि ये r होता, यहाँ क्या होता r, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर ये क्या कहलाता बहुएकी फलन, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ग्राफ में बता देता हूँ आपको, ग्राफ से भी थोड़ा समझ जाना, मैंने मैथमेटिकल भी बता दिया बच्चों। ग्राफ से समझना चाहो तो ग्राफ से समझ लो। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा बच्चों, इसके ग्राफ के लिए सबसे पहले y बराबर x की एक लाइन ऐसे खींच लेना है बस, ऐसे y बराबर x, ये लाइन ना ऐसे डॉट 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 लाइन का मतलब है कि अपन ग्राफ नहीं है, ग्राफ में शामिल नहीं है, बस ऐसे बनाने के लिए। फिर बच्चों आप क्या करोगे, ऐसे लाओगे अनंत से और ऐसे ले जाके घुमा दो इस लाइन के आगे ऐसे, ठीक है। लाइन थोड़ी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, लाइन टच मत करना, ये ऐसा होगा। और यहाँ जो वैल्यू होगी वो होगी 1 और ये वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। चलो फिर इसी प्रकार यहाँ से करना, ये ऐसे बनेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या -1 और ये वैल्यू हो जाएगी -4। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों x + 1/x, ये वैल्यू का आएगी y एक्सिस पे और ये आएगी x एक्सिस पे। तो ये जो दिए गए फलन का ग्राफ ये है, ठीक है। चलो अब इस वाले ग्राफ में देखो अपने पास क्या है, माइनस अनंत से लेके -1, माइनस अनंत से लेके -1। तो माइनस अनंत से लेके -1 आया तो बोलो पॉजिटिव ढाल एफ डैश एक्स, यानी इस वाले ग्राफ का अवकलन। तो ग्राफ का अवकलन देखो हाय 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 हाय, तो धनात्मक है। कहाँ से, माइनस अनंत से -1 तक ढाल हमेशा क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल है ना, तो पॉजिटिव। फिर -1 से +1 आओ, -1 से +1, तो -1 से +1 ये नीचे ऐसा है तो यूं आएगा, स्पर्श रेखा यूं खींचेगी तो एक्स एक्सिस के साथ 90 से ज्यादा तो ढाल नेगेटिव, तो ये ढाल नेगेटिव। फिर यहाँ अपन बात करोगे कहाँ पे, 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक, ये 0 से लेके 1 ऊपर से आ गया ऐसे 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 डिशुम डिशुम डिशुम, तो ढाल अभी भी नेगेटिव। तो -1 से +1 में ढाल कैसी है नेगेटिव। फिर 1 से और अनंत गए तो ढाल पॉजिटिव, तो ढाल पॉजिटिव। समझ आया बच्चों, समझ में आया ना। अरे यार मुझे क्या खूबसूरत बनाया आपने, कितना खतरनाक बनाया। यानी यहाँ एक के बाद घुमा क्यों दिया, क्योंकि उसकी ढाल धनात्मक हो गई। 2 तक 1 तक तो ऋणात्मक आई, मतलब 1 तक तो ऋणात्मक आई और फिर उसके बाद ऐसे घूमना पड़ा। तो ये सोच है ग्राफ बनाने की। या तो आप ये मान लो कि ग्राफ से मैंने ये सोच बनाई, या फिर आप ये मान लो कि इससे मैंने ग्राफ बनाया। अब किसने पहले क्या किया ये तो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि गणित के दिमाग अलग अलग, साइंटिस्ट अलग अलग, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चों, ठीक है। समझ आ गया, तो ये चीज समझ आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब 0 मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा बराबर के 0, क्योंकि 0 पे प्लस अनंत भी हो सकती है, 0 पे वैल्यू माइनस अनंत भी हो सकती है, कोई ठिकाना नहीं है 0 पे, ठीक है बच्चों। समझ आ रहे हैं। तो द होल कॉन्सेप्ट आर यू शुड बी अंडरस्टूड इजिली। ओके बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे स्टेप नंबर फर्स्ट में आएगा ना। तो अब दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी 0 से लेके 1, तो 0 से इधर वैल्यू नहीं रख रहे अपन, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा इसका, दिए गए कंडीशन से। 1 के बाद के नहीं रख रहे तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, तो अपने पास ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इस वाले ग्राफ में बोलो परिसर कहाँ से कहाँ है, 2 से लेके अनंत, ये तो हो गया परिसर। और सैप्रांत भी कहते रखा है 2 से लेके अनंत, तो दोनों बराबर है, तो सैप्रांत परिसर बराबर है, तो ये आच्छादक भी हो गया। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गई, स्टेप नंबर सेकंड हो गई। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, एक एक की हो गई, और स्टेप नंबर 2 क्या है, आच्छादक हो गई, ठीक है। तो ग्राफ से देख के मैंने बता दिया आपको इजीली।
तो स्टेप नंबर 2 में तो मैं सीधे ग्राफ देके बता दूंगा कि परिसर और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो ये कहानी खत्म। अब मुझे इसका निकालना है प्रतिलोम फलन। अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी अब ये तो स्टेप नंबर 3 है, एक बार ध्यान से समझना, कोई एक जो बढ़िया बच्चा है वो मुझसे डाउट पूछ सकता है कि गुरुजी कि मान लो इसमें और कुछ हो तो फिर इसका प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा। लेकिन स्टेप नंबर 3 जब अपन करते हैं तो उसमें तो जब अपन करते हैं स्टेप नंबर 3 में तो अपन तो लिखते हैं एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो सीधा, यानी कंडीशन कुछ भी हो बस स्टेप नंबर 3 तो लगेगी। स्टेप नंबर 3 तो बोलेगी हो गया क्या, मैं तो कर रहा हूँ, उसको मतलब ही नहीं है उससे 1 और 2 से, 1 और 2 का कोई रोल नहीं है, बस वो तो एक्स वाई को इंटरचेंज करो, वाई को एक्स के फॉर्म में मतलब वाई को एक्स के फंक्शन में लिख दो तो वो उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए उसको ये लेना देना ही नहीं, एक है कि या बहु की हो आच्छादक हो या अंतःक्षेपी हो, बस उसने बोला एक दो हो गया फटाफट। अच्छा किसी ने झूठ बोल दिया एक दो हो गया ले जा। अच्छा किसी ने नहीं बोला, अब किसी ने मना कर दिया तो नहीं कर रहा, अरे पैसे ले रिश्वत ले ला दे, फेल कर दिया। तो स्टेप नंबर 3 तो सबके लिए वैलिड है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 तो हो सकती है 1 और 2 को, बस वो तो आदेश है, 1 और 2 नहीं हुए तो आदेश फेल हो गए। अब वो ईमानदार आदमी होगा तो काम नहीं करेगा, बेईमान होगा तो कर लेगा। जैसे किसी क्वेश्चन में मान पूछवा रहा है वो एफ इनवर्स 3 का, चाहे वो बहुएकी की फलन हो, जो मैंने बताया आपको पहले क्लास में, मतलब अभी इसमें। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं आप कंफ्यूज जाओगे। अब सीधा करते हैं स्टेप नंबर एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया, तो इसको मैंने वाई था तो वाई की जगह लिखा एक्स लिखा और एक्स की जगह लिखा वाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं हंस के, ये गुलसिता हमारा। अब मुझे क्या करना है, वाई को एक तरफ लाना है, एक्स को एक तरफ लाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिश करना पड़ेगा, तो कर लो। वाई एलसीएम लेके इधर भेज दो तो एक्स वाई इक्वल टू बन जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस के बन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 1 बराबर 0। तो ये वाई में दिखा समीकरण बन गया, तो वाई में दिखा समीकरण बनेंगे तो वाई के लिए निकालेंगे तो वाई बराबर 1 2 दो वैल्यू निकलेगी वाई की। तो बी का मान क्या है एक्स, तो एक्स प्लस माइनस रूट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस के 4ay, तो 4ac तो a के 4/2, तो ये हो गया इसका। अब ये जो y होगा ये क्या कराएगा एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स कितना आ गया अपने पास, तो y को लिखेंगे एफ इनवर्स x, तो एफ इनवर्स x कितना जाएगा x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 4/2, तो ये हो जाएगा इसका इनवर्स फंक्शन, किसका, दिए गए फलन का इनवर्स फंक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो क्योंकि आज का ये लेक्चर बड़ा हो गया, इनवर्स फंक्शन भी अभी तो 4 दिन चलेगा, ये पहला लेक्चर है, 3 लेक्चर और बाकी है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे बच्चों इसमें। क्या बच्चों बोलेंगे मतलब गुरुजी हमको तो यही बड़ी बड़ी लग रही है, तो अब बड़ी बड़ी बातें और क्या लगी, अब जो आगे की बड़ी बड़ी बातें अब आपको छोटी लगने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ गुड डे।